के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था गॉस लॉ और उसके एक एप्लीकेशन के बारे में देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है और कैसे हम लोग उसको डिराइव कर पाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बाकी एप्लीकेशंस के बारे में होगा, जिसको पढ़ने के लिए हमने पहले कुछ फॉर्मूलाज को अपने माइंड में रखना है। वो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा गॉस इक्वेशन जो हमने प्रूव किया था, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारा गॉस इक्वेशन कहलाता है। फिर अगर हमारे पास लाइन चार्ज होगा तो हम उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में ब्रेकआउट करेंगे, जिसका हम लोग दूसरा नाम ले सकते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। नेक्स्ट होगा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हमारे बॉडी में चार्ज जो है एरियल डिस्ट्रीब्यूशन में है कि सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब हमने यूज करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या दूसरे लैंग्वेज में बोले तो हम लोग चार्ज पर यूनिट एरिया, और उसको हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज क्यू बाई ए। और नेक्स्ट होगा हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमारा चार्ज वॉल्यूम के क्रॉस अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तब हम उसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दैट इज सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई वी, वी फॉर वॉल्यूम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो केवल इंसुलेटिंग सेक्शंस के लिए ही अप्लाई होता है। कंडक्टर के अंदर आप वॉल्यूम को चार्ज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि अगर हमने ट्राई किया वॉल्यूम कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को एग्जिस्ट कराने के लिए, तो क्या होगा, चार्जेस के बीच म्यूचुअल रिपल्शन होगा और वो चार्जेस रिपेल करके, और कंडक्टर्स में चार्ज हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो चार्ज रिपेल करके सरफेस पे आ जाएंगे, तो हम अगर वॉल्यूम चार्ज करने का कोशिश भी करेंगे तो वो वॉल्यूम में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो बार बार म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में होल्ड करेगा। इसी वजह से हम थ्योरेटिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग केवल इंसुलेटर्स के लिए ही अप्लाई करते हैं, और वो भी थ्योरेटिकली। अगर हम बात करें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो भी ये केवल थ्योरेटिकली पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आप किसी इंसुलेटर को भी कंप्लीट यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं रख सकते। तो इन्हीं प्रीवियस टॉपिक से हम अपने बेसिक फॉर्मेशंस को स्टार्ट करते हैं, हमारे एप्लीकेशंस को। तो हमारा जो सेकेंड एप्लीकेशन होगा, फर्स्ट था हमारा पॉइंट चार्ज, सेकेंड जो होगा हमारा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्फीयर के बारे में, तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारा जो स्फीयर है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर रखा हो। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी हमारी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में हम जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो हमारा वो कंडक्टर, यानी जो हमारा स्फीयर होगा उसका जो बेसिक नेचर होगा वो क्या होगा, कंडक्टर के अंदर का होगा। चूंकि कंडक्टर को ही हम लोग यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअल रिपल्शन भी है चार्जेस के बीच और कंडक्शन भी है कंडक्टिंग बॉडी में। तो क्या होता है, चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है सरफेस के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है, क्लियर है इसमें जो गॉस लॉ है हमारा। और पहला है हमारा, जब हमने स्फीयर चुना है और स्फीयर में अगर मान के चलिए आपका रेडियस स्फीयर का हो कैपिटल आर, क्लियर है, तो हमने यहाँ पे तीन पोजीशन पे बात करना है। सबसे पहला होगा स्फीयर के बाहर, जिसे हम बोलेंगे आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर पर, जिसे हम बोलेंगे एट द सरफेस, एट स्फीयर के अंदर यानी कि इनसाइड द स्फीयर। तो इन तीनों केसेस को होते हुए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले सेक्शन से, जो है हमारा आउटसाइड द स्फीयर। अब आउटसाइड द स्फीयर बोलते हैं हम लोग, तो जब ये एक कंडक्टिंग बॉडी है तो जो हमारा चार्ज है वो उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली। लेट्स से कि ये जो चार्ज है हमारा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है हमारा Q, और हमने आउटसाइड एक पॉइंट है हमारे पास दैट इज कॉल्ड P। इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने सेंटर से, जो कि हमारा O हो सकता है, इस पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस देखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे मान लिया स्मॉल r। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, जो कि एक इसका रिप्रेजेंटेटिव टर्म माना जाएगा।
अब अगर हम बात करें इस पॉइंट P के ओवर, तो हमारा जो गॉसियन सरफेस बनेगा स्फीयर के लिए वो एक गॉसियन स्फीयर होगा, और वो गॉसियन स्फीयर क्या होगा, इस P पॉइंट के कर्वेचर से गुजरेगा। ये होगा हमारा गॉसियन स्फीयर, दैट इज कॉल्ड गॉसियन स्फीयर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या करना है कि ये जो सारी की सारी पॉजिटिव चार्जेस हैं उसको सेंटर पे हमने मान लेना है कि द ऑल पॉजिटिव चार्ज, द ऑल चार्जेस आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। सपोज करना है एक्चुअली और प्रैक्टिकली ये सरफेस पे है, इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं कि ये सेंटर पे है, बट जब हम लोग बात करते हैं आउटसाइड पॉइंट के लिए, तो आउटसाइड पॉइंट के अंदर हमारा सारा चार्ज इनक्लोज्ड फॉर्म में आएगा। इस वजह से हम सारे चार्जेस को कंसंट्रेटेड एट द सेंटर अज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे सारे चार्जेस का सेंटर अज्यूम कर लिया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज से हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऑलवेज आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो हम बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे। फिर हमारा आएगा गॉसियन स्फीयर पर एरिया का सिलेक्शन। तो ये है हमारा गॉसियन स्फीयर। तो जिस तरफ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला है वहीं पर एक आप छोटा सा एरिया सेलेक्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे DA। दिस इज पॉइंट P। दैट इज अगर हमने यहाँ टेंजेंट लिया, हर केस में जो हमने टेंजेंट लिया है यहाँ पे, तो वो 90 डिग्री पे स्फीयर पे टेंजेंट पे 90 डिग्री पे जो होगा हमारा, वो होगा हमारा एरिया वेक्टर। क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस पे हमेशा परपेंडिकुलर बनना चाहिए। तो कर्व सेक्शन में हम टेंजेंट डाल करके देख सकते हैं कि हमारा वो 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये है हमारा कॉमन फिगर। अब आइए इस्तेमाल करते हैं अपना गॉस इक्वेशन। गॉस इक्वेशन क्या है हमारे पास, दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसे ब्रेकआउट करना है, डॉट प्रोडक्ट को हम ब्रेकआउट करते हैं कॉस के टर्म में, कॉस, और एंगल क्या होगा E वेक्टर DA वेक्टर के बीच, E वेक्टर और DA वेक्टर के बीच क्या एंगल, यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में की वजह से क्या है 0 हो जाए, तो cos 0 डिग्री इज इक्वल टू हमारा इनक्लोज चार्ज क्या है गॉसियन सरफेस द्वारा, तो गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज इनक्लोज किया है वो है हमारा Q, तो हमें लिखना है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि डेरिवेटिव फॉर्म में है हमारा एरिया, तो इंटीग्रेट भी हमें किसे करना है, एरिया को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे बाहर, और जब हमने DA को इंटीग्रेट करना है तो DA का इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट लूप जो होगा हमारा वो होगा टोटल सरफेस एरिया। अब किसका सरफेस एरिया होगा, तो DA हमने क्या माना था, DA हमारा है गॉसियन स्फीयर का एरिया। तो जब हम इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन यहाँ पे चेकआउट करेंगे, लूप इंटीग्रेशन इसका चेकआउट करेंगे, तो इस गॉसियन सरफेस का ही कंप्लीट एरिया लिखना है हमने। तो गॉसियन सरफेस का एरिया क्या है, तो सेंटर से लेके इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल r। तो एक स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमने उसे रिलीज कर देना है। एंड लास्टली हमने अरेंज करके लिखना है E इज इक्वल टू 4 पाई को आप एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और Q के नीचे आप r स्क्वायर को एडजस्ट करेंगे, और ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा आउटसाइड, तो जो हमारा यहाँ पे डिपेंडेंसी है आउटसाइड के लिए वो क्या है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्यों, 1/4 पाई एप्सिलॉन हमारे लिए कांस्टेंट है, क्यों गिवन बॉडी है हमारे पास कांस्टेंट है, बट r इज ए वेरिएबल, y वेरिएबल। तो आप यहाँ पे थोड़ा बड़ा स्फीयर रख सकते थे, थोड़ा छोटा स्फीयर रख सकते थे गॉसियन, यानी कि इस P पॉइंट पे डिपेंड करेगा हमारा r, तो हमारा r ही वेरिएबल हो सकता है बाद की तरफ। बाकी Q बॉडी का चार्ज है, एक बार बॉडी का चार्ज अगर गिवन हो तो आप उसे बदल नहीं सकते। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनलिटी इस चीज का। ये था हमारा आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं हम लोग अपने इन सरफेस पे। तो अगर हम बात करें सरफेस पे कितना पाया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान के चलिए ये है हमारा स्फीयर, ये सेंटर है हमारा, चार्ज कहाँ पे है, इसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के बाहर नहीं होता है, सरफेस पर होता है, तो हमेशा हम ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो एट द सरफेस की वजह से r इक्वल टू r होगा, तो गॉसियन सरफेस भी जो होगा हमारा वो इसी पे लाई करेगा, इसी स्फीयर पे हमारा गॉसियन
स्फीयर भी लाई करेगा सेम सेक्शन में। तो हमने अगर सारे चार्जेस को स्टिल अगर हम कंसंट्रेटेड मानते हैं अपने सेंटर पे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ, ठीक है। और जो हमारा स्मॉल एरिया का सिलेक्शन होगा वो इसी बॉडी पे होगा। टेंजेंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा, दोनों के बीच का एंगल आपका 0 होगा। और ये जो रेडियस है हमने तो अपने बॉडी का रेडियस क्या माना था, कैपिटल आर माना था। और चूंकि हमने यहाँ पे गॉसियन स्फीयर पे ही बनाया है तो r इज इक्वल टू क्या पैटर्न होगा हमारा स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है, बस जो हमारे लिए r होगा स्मॉल r होगा उसमें हम रिप्लेस करेंगे कैपिटल R से, चूंकि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो r इज इक्वल टू कैपिटल R के टर्म में है। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल R। तो जो हमारा सरफेस पे लाई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो होगा 1/4πε0 q बाई r कैपिटल R स्क्वायर। अब इसमें जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी सेक्शन है वो क्या है, तो 1/4πε0 कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और बॉडी का रेडियस यहाँ कांस्टेंट है। क्यों, ये हमारा आउटसाइड पॉइंट था, आप इसको रिप्लेस कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे। लेकिन स्फीयर के बाहर यहाँ पे क्या है, ये स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस जो गिवन स्फीयर होगा उसका रेडियस आपका कांस्टेंट होगा। तो ये बेसिकली ये कांस्टेंट का ही काम करेगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे इनसाइड क्या होता है, तो ये होगा हमारे लिए केस थर्ड, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। यहाँ पे r स्मॉलर देन कैपिटल R होना चाहिए हमारे पास। तो मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है, सेम रेडियस का हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे दैट इज कैपिटल R। और हमने जो चार्ज है हमारा जो चार्ज है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या करना है, इनसाइड पोजीशन पे पहुंचना है। तो मान लीजिए एक पॉइंट हमने यहाँ फिक्स कर लिया जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस यहाँ ड्रॉ करेंगे इसी के सिमेट्री, जिसका रेडियस होगा स्मॉल r। अब हमारा जो गॉसियन सेक्शन है वो कौन सा है, हमारा गॉसियन सेक्शन है इतना सा सरफेस। अब हमारा क्या कंडीशन है कि हमने पहले दो केसेस में बात किया है कि जो हमारे गॉसियन सरफेस जो होता है सारा चार्ज गॉसियन स्फीयर के अंदर आता था, इसी वजह से हमने सारे चार्जेस को क्या माना था, एट द सेंटर पे कंसंट्रेटेड माना था। बट इस केस में हम एक्चुअली में इनसाइड में अवेलेबल है। तो जब हम एक्चुअली में इनसाइड में है तो हमारा जो चार्जेस है दैट इज आउटसाइड, यानी कि ओवर द सरफेस है हमारे पास। तो सरफेस पे है तो आपका ये जो गॉसियन स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर के अंदर कोई चार्ज एक्चुअली में अवेलेबल आपके पास नहीं होगा। इस केस में जो हमारा चार्ज इनक्लोज्ड बनेगा वो बनेगा 0। गॉसियन स्फीयर के अंदर चार्ज नील है हमारे पास। तो हमने गॉसियन इक्वेशन इस्तेमाल करना है, dA वेक्टर इज इक्वल टू q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हमारे पास q इनक्लोज 0 है तो टोटल वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब हमें देखना है कि 0 का कंडीशन क्या हो सकता है। तो हमने जब भी डॉट प्रोडक्ट तोड़ना है तो वो cos थीटा में ब्रेक करता है। तो 0 आने का कंडीशन हो सकता था कि आपका एंगल 90 हो। बट प्रॉब्लम ये है हमारे पास जो हमारा फ्लक्स की थ्योरी है उसमें जो परपेंडिकुलर क्रॉस करता है सरफेस के, यानी एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री होना चाहिए या सर्टेन एंगल होना चाहिए, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ पाते हैं, गॉसियन इक्वेशन को एग्जिस्ट करा पाते हैं। तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमने dA cos 90 है वैल्यू 90 पॉसिबल नहीं है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में। दूसरी वैल्यू कि या तो हमारे पास एरिया की वैल्यू 0 हो जाए, तो जब हमने रेडियस माना है स्मॉल r तो हमारे पास कुछ ना कुछ सर्टेन एरिया तो आएगा ही, जो होगा हमारे पास 4πr स्मॉल r स्क्वायर। तो आपका dA भी कभी 0 नहीं होगा। फिर बात रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे लास्ट चांस है हमारे पास कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा यहाँ पे 0। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द स्फीयर या इनसाइड द कंडक्टर आप बोल सकते हैं, वो होगा 0। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। इसलिए एक कहावत है कि जब भी थंडरस्टॉर्म का केस होता है और अगर आप कार से कहीं जा रहे हैं तो बेहतर है कि कार के अंदर ही बैठे रहें, क्योंकि कार की बॉडी जो होती है वो कंडक्टिंग होती है। और जब अगर थंडरस्टॉर्म का कोई कंडीशन बनेगा कार के ऊपर अगर गिरता है बॉडी, तो वो जो इनसाइड होगा कार के हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का रहेगा वहाँ पे स्टिल 0 रहेगा। तो वहाँ पे सेफ्टी कंडीशन ज़्यादा होगा। अगर आप पेड़ के नीचे खड़े होते हैं
तो वहां पे आपके पास कोई चांस नहीं होगा थंडरस्टॉर्म से बच पाने के लिए। तो यह है हमारा एक केस जब हमने फाइंड आउट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली सरफेस चार्ज स्फीयर। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं हम लोग इसके ग्राफ के ऊपर। तो ग्राफ के लिए हमें एक सिंपल सा कंडीशन मानना है, तीनों इक्वेशंस को लेकर के अब हम यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे कि हमारी जो डिपेंडेंसी होती है वो किस तरीके की होती है। तो मान के चलिए ये है हमारा स्फीयर, ये है हमारा स्फीयर, ये आप हाइपोथेटिकल मान रहे हैं हम लोग ताकि ग्राफ को एनालाइज करने में आसानी हो। और ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हमने बनाना है आर के यानी कि डिस्टेंस सेपरेशन के ओवर। हमारा पोजीशन सरफेस का क्या है, ये है हमारा सरफेस का पोजीशन, तो आप इसको डॉटेड लाइन से मिला लें। ये पोजीशन है वो r = r है। ये आउटसाइड पोजीशन है आपके पास, आउटसाइड है। ये जो पॉइंट था मेरा वो सरफेस था और ये पोजीशन जो है वो मेरा इनसाइड का है। ठीक है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आया है 0, यानी कि इस रीजन में आपका सारा ग्राफ नहीं होगा, कोई ग्राफ का लाइन यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। अब चलते हैं हम लोग आउटसाइड पॉइंट के लिए। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड = 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पे देखिए आउटसाइड के केस में r होता है आपका कैपिटल R से बड़ा होता है। तो जैसे जैसे ये वैल्यू आपका बढ़ेगा आउटसाइड के लिए, आपका जो मेन टर्म होगा उसका मैग्नीट्यूड जो होगा घटेगा, यानी ये जो वैल्यू है आपके पास सरफेस के लिए ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है और ये वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से ये वैल्यू लास्टली डिक्रीज होगी और ये मैक्सिमम होगा और ये वैल्यू डिक्रीमेंट में आएगा। तो मैक्सिमम होगा तो हम अपने ग्राफ को अपने अपर पोजीशन से स्टार्ट करते हैं। मान के चलिए ये पोजीशन है हमारा सरफेस के ऊपर, ये पोजीशन यहाँ पे आ रहा है और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है हमारा, तो आउटसाइड के कंडीशन में जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी है वो है E किसके प्रोपोर्शनल, 1/r² के प्रोपोर्शनल, या E0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो इनवर्स स्क्वायर लॉ का होता है वो जो कर्व होता है वो इस तरीके का होता है जिसको हम बोल सकते हैं E is inversely proportional to r² का कर्व। ध्यान है इस लाइन को आपने कंटेक्ट नहीं होने देना है यहाँ पे। और ये जो हमारे पास लाइन है ये सरफेस की लाइन है और यही सरफेस की लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैक्सिमम, यानी कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये है हमारे पास कर्वेचर जिसमें हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंसी किस तरीके से होता है किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के ऊपर। आइए अब देखते हैं हम अपने वॉल्यूम चार्ज का केस क्या होता है हमारे पास। अगर हमने यहाँ पे इसी सेक्शन को हमने चेंज किया थर्ड पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली वॉल्यूम चार्ज स्फीयर। अब जैसे वर्ड हमारा वॉल्यूम आएगा तो हमने देखा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज स्फीयर केवल किस कंडीशन में, इंसुलेटर के कंडीशन में ही करता है। तो ये बॉडी ऑलरेडी हमें क्या मानना है, इंसुलेटिव। अब इंसुलेटिव का भी हमारे पास 3 केस होगा। केस 1 जो होगा हमारा वो आउटसाइड के लिए होगा, यानी कि R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में एक्चुअली क्या होता है, जो आपका इंटरनल पार्ट होता है, जो वॉल्यूमेट्रिक पार्ट होता है, वहाँ चार्ज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब अगर हमने इस पॉइंट पे मान चलिए ये हमारा सेंटर है और ये हमारा रेडियस है कैपिटल R, और हमने आउटसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा गॉसियन स्फीयर होगा वो इस करस्पॉन्डिंग होगा, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। तो अभी भी गॉसियन स्फीयर के अंदर ही सारा का सारा चार्ज, लेट्स से कि चार्ज हमारे पास है Q, तो सारा का सारा चार्ज क्या है आपका गॉसियन स्फीयर के अंदर है। तो सारे चार्ज को हम कहाँ कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, अपने पोजीशन O पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा। आपका जो स्मॉल एरिया होगा वो गॉसियन सरफेस पे ही माना जाएगा, जिसका डायरेक्शन भी क्या होगा, बाहर की तरफ ही जाएगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके लिए। तो सेम केस यहाँ पे लागू होता है जो हमने कंडक्टर के साथ किया था। यहाँ भी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड एट द सेंटर है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड dA cos के बीच का एंगल होगा यहाँ पे 0 डिग्री इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट।
तो इनक्लोज चार्ज क्या है आपके पास q बाय एप्सिलॉन नॉट E दिए गए इंटीग्रेशन क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर cos 0 इज इक्वल टू 1 q बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई cos एप्सिलॉन नॉट के साथ आप लिख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके और q बाय r स्क्वायर। ये आउटसाइड है हमारा और यहाँ पे भी आउटसाइड की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो 1 बाय r स्क्वायर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। ये कॉमन मेथड जो पहले प्रीवियस वाले यानी कि कंडक्टिंग बॉडी की तरह ही दिखता है। सिमिलरली जो हमारा केस 2 है वो भी सेम रह जाएगा क्यों, क्योंकि इस बार हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इंटरनल पार्ट पे अवेलेबल है। तो इस केस में भी आपका सारा का सारा जो चार्ज है वो क्या है इनसाइड द गॉसियन स्फीयर पड़ेगा। जब हमने सरफेस पे बात करना है r इक्वल टू r पे तब भी होल चार्ज आपकी इस गॉसियन स्फीयर के अंदर है तो आप टोटल चार्ज को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं एट द सेंटर पे। तो सेम कंडीशन में प्रूफ में स्मॉल r को हमने रिप्लेस करना है कैपिटल R से और हम अच्छे से हम इस वैल्यू को यहाँ पे डिराइव कर पाएंगे। कैपिटल R चेंज करेंगे तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा जो कि वो है। अब ये सारा का सारा वैल्यू क्या है एक कांस्टेंट बिहेवियर के अंदर है जो गिवन बॉडी के लिए ना तो आप चार्ज को बदल सकते हैं ना तो आप बॉडी का रेडियस बदल पाएंगे। अब आइए चलते हैं हम लोग अपने केस थर्ड के ऊपर। जो केस थर्ड है ये आपका कंडक्टिंग केस से थोड़ा अलग होगा। किस तरीके से आइए हम लोग एनालाइज करते हैं। अगर हम इन साइड केस में अगर हम लोग चलते हैं तो मान के चलिए ये आपका एक स्फीयर है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है इसके यूनिफॉर्म सेक्शन से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इन साइड। तो मान के चलिए ये आपका सेंटर है इस पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका एक स्फीयर होगा और इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज होगा आप इसी को बोल सकते हैं इनक्लोज्ड चार्ज यानी इसके अंदर जो चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है। टोटल रेडियस जो है बॉडी का वो क्या है वो है आपका कैपिटल R और हमने जिस पॉइंट पे चुनना है वो है हमारा स्मॉल r। तो आपके पास जो इस गॉसियन स्फीयर के अंदर जितना चार्ज होगा इतने ही चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अज्यूम करना है वो होगा E वेक्टर। इसी गॉसियन स्फीयर पे आपका छोटा सा एरिया कंसीडर किया जाएगा जो कि होगा dA वेक्टर। स्टिल दोनों के बीच एंगल क्या है आपके पास 0 डिग्री। ठीक है। अब हमने यहाँ पे ध्यान रखना है कि Q इनक्लोज क्या होगा। ये है हमारे पास इनसाइड द स्फीयर R इज स्मॉलर देन R। क्या होगा यहाँ पे R बस ये रेडियस है आपका। तो Q इनक्लोज क्या होगा। तो Q इनक्लोज निकालने का सबसे आसान तरीका होगा हमारे लिए कि हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ी है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के केस में आपने इस्तेमाल करना है सिग्मा यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम का केस इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। रिक्वायर्ड वॉल्यूम का रेडियस क्या है R। हम यहाँ पे VR से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अनलेस अगर आप दूसरा मेथड इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी काफी इजी है। Q इनक्लोज सिलेक्शन करने के लिए आप एक कॉमन फार्मूला का इस्तेमाल करें टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू रिक्वायर्ड वॉल्यूम। अब आपका टोटल चार्ज क्या है ये कंडीशन कैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलिए 1000 सेंटीमीटर लेट्स से ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम और इस पे 1000 कूलम ऑफ चार्ज है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पे चार्ज कितना होगा 1। कैसे आता है हम लोग का 1 मैथमेटिकली 100 बाई 100 ऊपर क्यूब नीचे सेंटीमीटर क्यूब काटते हैं हम लोग आएगा 1। लेट्स से इसको हम लोग 2 बना देते हैं तो क्या होगा 2 कूलम और सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा 2 होगा। वो कैसे आया हमने निकाला टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हमने देखना है लेट्स से कि हमने देखना है कि 300 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना चार्ज आएगा। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब पे 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 2 कूलम है। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितना आएगा चार्ज। तो 2  into 300 is equal to 600 कूलम पर सेंटीमीटर पर 600 कूलम पर मीटर।
ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। हम लोग इसे यूनिटरी मेथड के नाम से जानते हैं। आप इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लीजिए, ज़्यादा आसान हो सकता है हमारे लिए। तो टोटल चार्ज क्या है हमारे लिए? टोटल चार्ज कैपिटल Q, टोटल वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। पाई 4/3 से आप यहाँ पे क्रॉस आउट कर सकते हैं, हमें मिलेगा QR क्यूब बाई कैपिटल R। ये है आपका इनक्लोज्ड चार्ज। सो अगर हमने गॉसियन इक्वेशन को इस्तेमाल किया तो होगा dE/dA, और डॉट प्रोडक्ट को तोड़ के हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे 0 डिग्री, क्योंकि वहाँ 0 डिग्री बना रहे हैं। Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। E को आप बाहर कीजिए, कांस्टेंट है। dA का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 4/r²। ये कौन सा होगा? गॉसियन वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव होता है पार्ट वो गॉसियन पार्ट पे होता है, तो इंटीग्रेटेड पार्ट भी जो होगा वो केवल गॉसियन का टोटल होगा, और गॉसियन का रेडियस क्या है स्मॉल r। तो हमने यहाँ पे स्मॉल r करेंगे, इसकी वैल्यू 1 है। Q इनक्लोज क्या है QR क्यूब बाई R क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। अब r² से इस क्यूब को एक क्यूब को आप क्रॉस आउट कर सकते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो हमारे पास क्या होगा 4 पाई को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और एक r यहाँ पे एग्जिस्ट अभी भी कर रहा है, तो QR बाई नीचे क्या है R क्यूब। ये होगा हमारा फॉर्मूला जब हम बात करेंगे किसी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी देखें तो हम पाएंगे कि जो हमारा इनसाइड का प्रोपोर्शनलिटी है गिवन चार्ज के लिए कांस्टेंट Q कांस्टेंट कैपिटल R कांस्टेंट Q कैपिटल R बॉडी का रेडियस है, तो क्या बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R आएगा हमारा यहाँ पे। तो अगर हमें इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ का डिपेंडेंसी किस तरीके से चलता है, तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 पार्ट कवर किया है। पहला पार्ट जो था हमारा आउटसाइड के लिए था, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपेंडेंसी 1/r² था। जो सरफेस था वो एक कांस्टेंट की तरह बिहेवियर लेकर आता है, तो वो हो गया कांस्टेंट बिहेवियर पार्ट में था हमारा, और जो आउटसाइड था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था हमारा R। अब सेम फिगर को अगर हम लोग एनालाइज करें इलेक्ट्रिक फील्ड का सेपरेशन के साथ, तो हमने यहाँ पे मान लीजिए सरफेस बना लिया। ये हमारा सरफेस का पॉइंट है R=R, ये आउटसाइड पॉइंट है R=R, और ये इनसाइड ये 0 है सेंटर स्क्वायर का, तो R=R। अब जो आपका इनसाइड पोजीशन है, ये पोजीशन कौन सा है इनसाइड, ये पोजीशन कौन सा है आपका सरफेस, और ये क्या है आपका आउटसाइड। अब इनसाइड में हम देखेंगे तो इनसाइड का प्रोपोर्शनलिटी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और हम जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, वो होता है स्ट्रेट लाइन, दिस वन। इस पोजीशन पे सरफेस पे जाके ये जो पॉइंट होगा वो होगा हमारा सरफेस का, और सरफेस का ही जो पोजीशन होता है वो मैक्सिमम होता है। क्यों? क्योंकि अगली बार जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी है वो 1/r² है, तो हमारा ग्राफ यहाँ पे डिक्रीमेंट में आएगा। तो ये सेक्शन है वो है 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², और ये जो सेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये होगा ग्राफ हमारा इंसुलेशन के केस में जो डिपेंडेंसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो। ये था हमारा एप्लीकेशन नंबर 3। उसी तरीके से हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का केस। इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मान लीजिए कि हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर अवेलेबल है जिसपे चार्ज गिवन है। अब अगर आप छोटा चार्ज भी यानी कि स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी अवेलेबल कराएंगे इस वायर को, तो इनफाइनाइट लेंथ की वजह से हमारा चार्ज भी क्या कंसीडर किया जाएगा इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ हमें सिलेक्ट करना है ओवर थ्रू विच हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। मान के चलिए इस लेंथ को हमने चुना है L। अब इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इनफाइनाइट है, बट इस L लेंथ पे तो चार्ज क्या होगा स्पेसिफिक फिक्स होगा। हमारे पास एक फाइनाइट चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। अब वो फाइनाइट चार्ज किस कंडीशन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज
एक्चुअली यूनिफॉर्मली चार्ज वायर और सिलेंडर, ये दोनों केस के लिए एप्लीकेबल है। तब कैसे अप्लाई करेंगे? तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से बाहर की तरफ आता है। तो मान के चलिए ये एक वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ चारों तरफ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से बाहर तरफ, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, हर लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। तो अगर हम एक कॉमन रेडियस के थ्रू माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा होगा वो एक सिलिंड्रिकल शेप बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ये हमारा गॉसियन सिलेंडर होगा। मान के चलिए ये जो रेडियस है आपका, उसे हमने नाम दे दिया आर। अब क्या इस पॉजिटिव से एक पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर और बाहर की तरफ क्रॉस आउट होगा, इसलिए एक सिलेंड्रिकल सेक्शन बनाता है हमारे लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा बाहर की तरफ। मान के चलिए इस सेक्शन को अगर हम यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, यहाँ से भी बाहर, आउटवर्ड और आउटवर्ड सेक्शन बनाता है। तो इसके अलावा अगर हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा अगर हम लोग चेक करें तो ये है हमारा गॉसियन सिलेंडर। अब गॉसियन सिलेंडर के अंदर ये हमारा छोटा सा सिलेक्टिव पार्ट है, यानी ये है हमारा डी। तो ये क्या है, 90 डिग्री के बाहर आएगा आपका, दोनों के बीच का एंगल क्या जस्टिफाई हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जीरो डिग्री। काफी आसानी से हम लोग कर लेंगे, चूंकि इनफाइनाइट लेंथ का था इस वजह से हमने यहाँ पे अपने चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। चूंकि ये एक लाइन का केस है, इस वजह से हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी को यहाँ इंट्रोड्यूस करना है। मान के चलिए लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, सो द चार्ज on the wire of length L पे कितना चार्ज होगा हमारे पास, लेंथ L, ठीक है। Q इनक्लोज क्या होगा, Q इनक्लोज इज इक्वल टू लैम्डा L। अब हमने जब गॉसियन इक्वेशन को इस्तेमाल करना है तो सिंपल सा है हमारा dA cos 0 डिग्री इज इक्वल टू Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। सो ये आपका बाहर है कांस्टेंट है, dA को आप इंटीग्रेट कर लीजिए वापस से कंप्लीट एरिया, और जो हमारा टॉप सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, अब मान के चलिए कि ये आपका यहाँ दो तरीके का एरिया होगा, एक होता है टॉप सरफेस एरिया, एक होता है टोटल एरिया। अब जो आपका ये सेक्शन है इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आपका जो एरिया वेक्टर अगर आपने इसको कंसीडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर की तरफ है, 90 डिग्री ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू dA cos 90 की वजह से ये हो जाएगा 0। तो आपका जो हमारे जो काम का एरिया होगा वो बस ये कर्व सेक्शन ही होगा। कर्व सेक्शन कितना आएगा हमारा, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं 2πrl। ये है रेडियस, r है रेडियस और l है हमारे पास लेंथ, और Q इनवर्स क्या है, लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। L से L को आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप पहले लिख लीजिए r के बाद। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। क्लियर। अब चूंकि हमने यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज को ज्यादा तवज्जो दिया है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, नॉन कांस्टेंट है, तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा एक कॉमन फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोपोर्शनलिटी कैसा है हमारे पास, वो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका जो ग्राफ होगा हमारे, इसका जो डिपेंडेंसी होगा वो किस तरीके का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है R। तो R का जो कर्व होता है वो थोड़ा ऊपर से पास होता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो अगर कर्व हम लोग बनाएं, अगर ये कर्व है हमारे पास 1/r का, तो ये जो कर्व होता है ये होता है 1/r स्क्वायर। बस थोड़ा सा इंक्लाइनेशन का फर्क होता है यहाँ पे
इसलिए यहाँ से आप थोड़ा डिस्टेंस यूज करें दोनों के बीच, तो ये हो जाएगा 1/r का सेपरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा r। ये सिंपल सा है स्ट्रेट की वजह से। अब हमारे पास जो लास्ट एप्लीकेशन के रूप में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो है प्लेन शीट की वजह से क्या होता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से कितना आता है अगर हम गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो हमारा 5th सेक्शन है लास्ट, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट, एक्चुअली यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। क्या होगा हमारे पास शीट? तो बेसिकली अगर हम देखें तो शीट को हम दो तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। इनफाइनाइट का केस इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने शीट के लिए। एक ये शीट है, तो दो तरीके का शीट अवेलेबल है हमारे पास। एक हो सकता है जिसे हम बोलेंगे थिन, और एक होता है थिक। तो हम लोग पहले कंसीडर करते हैं थिक शीट के लिए। थिक का मतलब क्या होगा, हमारे पास एक सर्टेन थिकनेस अवेलेबल होगा इस शीट के लिए। तो कंडीशन क्या है हमारे पास, अगर थिक शीट होगा तो प्रॉब्लम क्या है और एडवांटेज क्या है। जब हमारे पास थिक शीट होगा तो जब हम एक फेस पे अगर हम चार्ज डेवलप करेंगे, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कंसीडर करेंगे, तो हमारा जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिल्कुल सिंगल साइडेड होगा, दोनों तरफ इसका इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सीट ठीक है इसी वजह से एक ही तरफ इम्पैक्ट होगा इसका। अब मान के चलिए ये एक सीट है, इनफाइनाइट लॉन्ग सीट हम लोग इसको मान लेते हैं। तो मान के चलिए अपने हमने यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसीडर किया। इनफाइनाइट के अंदर ये जो छोटा सा एरिया है आप इसे कंसीडर कर ले ए वेक्टर, क्लियर। और इस ए वेक्टर के अंदर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा मान के चलिए Q, यानी कि जो हमारा इनक्लोज चार्ज है वो है Q। इस सेक्शन को, इस गॉसियन सेक्शन को देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर लीजिए बाहर की तरफ, और ये हो जाएगा आपका वो गॉसियन सेक्शन जिसपे हमने काम किया। ऐसा हमने तब माना है जब भी एक इनफाइनाइट सीट है हमारे पास। अगर हम चाहें तो डी भी यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक गॉस लॉ के बिल्कुल सिंपल सिस्टम को हमने यूज करना है। लेट्स से ऐसे कंडीशन में जो हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि सरफेस के ओवर हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। क्यू इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, सिग्मा ए। तो ये जो क्यू होगा इज इक्वल टू हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, सिग्मा ए। सिग्मा क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरिया क्या है, जितना हमने सिलेक्ट किया है अपने गॉसियन के अंदर, उस एरिया को हम बोल रहे हमने नाम दिया है ए, और चार्ज को नाम दिया है क्लोज सेक्शन पे चार्ज को हमने नाम दिया है Q। सो हमें कॉमन फॉर्मेट का बिल्कुल इस्तेमाल कर लेना है विदाउट डिफरेंशियल सेक्शन। जो फ्लक्स होगा, जो गॉसियन इक्वेशन है हमारा, वो है Q बाई एप्सिलॉन इनक्लोज। अब जब हमें यहाँ पे एंगल इससे ब्रेकआउट करना है तो वो होगा cos 0 डिग्री, क्योंकि आप देख सकते हैं Q इनक्लोज क्या है, तो यही है सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप ए से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। अगर मान के चलिए आपके पास सीट फाइनाइट है, आपको एरिया यहाँ पे पता है, या फिर एक इनफाइनाइट सीट से ही आप फाइनाइट सेक्शन के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या इस्तेमाल कर लीजिए, Q बाई ए। क्या हो जाएगा, Q बाई ए एप्सिलॉन। ये है हमारे लिए थिक सीट का कंडीशन। अब क्या होगा अगर हम थिन सीट का इस्तेमाल करेंगे। लेट्स से थिक सीट हमने बनाया, अब ये कोई भी शेप हो सकता है, रेगुलर, इरेगुलर, व्हाटएवर। तो ये भी एक यूनिफॉर्म चार्ज सेक्शन है। अब थिन और थिक में एक ही बेसिक फर्क है। मान के चलिए अगर हमने यहाँ पे एक कॉपी का एग्जाम्पल लेना है, एक नोटबुक का, नोटबुक की एक सर्टेन थिकनेस होती है। अगर आप एक तरफ थोड़ा सा पानी का छींटा मारे तो वो जो भीगेगा, जो भीग जाएगा जो हिस्सा, अगर आप दूसरी तरफ से देखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो भीगा हुआ है। लेकिन अगर आप थिन सीट का इस्तेमाल करें, यानी एक पेज का इस्तेमाल करें और एक तरफ से कुछ छींटा मारे, उसको गीला करने की कोशिश करें, तो अगर आप दूसरी तरफ से भी देखेंगे तो वो गीला फील होगा। वजह एक सिंपल सा है कि जब थिक होता है तो एक ही तरफ इफेक्टिव होता है चार्ज। अगर वो थिन होता तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो
कंसिडरेशन है वो बोथ साइड कंसिडरेबल होगा, क्योंकि जो चार्ज इफेक्टिविटी है वो बोथ साइड होगी। तो अगर हमने यहाँ पे गॉसियन सेक्शन ड्रॉ किया है तो वो गॉसियन सेक्शन भी दोनों तरफ वर्क करता है आपका, इधर भी और इधर भी। तो अगर हमने एक फेस और अगर दोनों तरफ हमें देखना है तो अगर इसे हम ए वेक्टर हमने यहाँ पे कंसीडर किया तो ये भी हमारा क्या होगा, दोनों ही अपने अपने तरफ से एंगल क्या बनाएगा, सी। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एरिया की इफेक्टिविटी है वो डबल होगी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड। तो आपका जो एरिया होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा, डबल। किस केस के लिए, अगर हमने थिन शीट इस्तेमाल किया तो थिन का होगा, तो 2 यहाँ पे आप बाहर ले सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन एंड थिक शीट। थिन शीट में यहाँ पे 2 अवेलेबल होगा, थिक शीट में यहाँ पे 2 अवेलेबल नहीं होगा। जैसे यही छोटा सा अंतर होता है थिन शीट और थिक शीट में। ऑलमोस्ट हमने गॉस लॉ के 5 एप्लीकेशन किए हैं, और भी कई एप्लीकेशन हो सकते हैं। बिल्कुल आप इसी मेथड को इस्तेमाल करके जहाँ पे 3-4 डेंसिटी का आप इस्तेमाल करेंगे और गॉसियन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, गॉसियन इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे और काफ़ी आसानी से आप उस बॉडी के लिए, उस पर्टिकुलर गिवन बॉडी के लिए आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।